हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम आरबीआई गेट बी फेज़ 1 क्रैक किया है, क्लियर किया है, उनको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस बार बहुत कम वैकेंसी थी। और अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे तो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नियर अबाउट 1200 लोगों का होता है। यहाँ पे आपने जो ये सक्सेस अचीव किया है 955 कैंडिडेट्स में, वो रियली कमेंडेबल है। 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, एक्चुअल दिया होगा 70-80 हज़ार ने, उसमें आप आए हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए कि आपने ये जो अचीव किया है ये एक बहुत बड़ा टास्क था। और इस बार मतलब मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, कम से कम 20 लोगों को, कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, फेज़ 2 2-3 बार दिया था, उनका नहीं हुआ है। तो अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी क्या है, आगे आगे अभी आपका जो फाइट होने वाला है वो 955 कैंडिडेट से होने वाला है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, मैं पर्सनली 5-6 लोगों को जानता हूँ, ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने पिछले टाइम इंटरव्यू दिया है। अगर आप में से ऐसे कोई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है पहले, जिन्होंने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने यूपीएससी का पहले मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, और अभी कुछ लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको पता चल रहा है, तो वो अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम में इन्वॉल्व है, वो बाद में यहाँ पे आएंगे। तो इस बार जो ये लिमिटेड कैंडिडेट्स है वो काफ़ी क्वालिटी कैंडिडेट्स है। तो यहाँ पर अभी जो कंपटीशन होगा फेज़ 2 में वो काफ़ी टफ होने वाला है। तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे मैंने थंबनेल में लिखा है कि ज़ीरो प्रिपरेशन जो कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। ये एक्सट्रीम एग्जाम हम जो एनालॉजी देते हैं उसलिए मैंने दिया है, क्योंकि अगर आपने फेज़ 1 का एग्ज़ाम निकाला है तो आप ज़ीरो लेवल पे तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा तो नहीं है, अगर आपने निकाला है तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अच्छा है। लेकिन क्या है, आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस बहुत लोगों को नहीं रहता है, इसलिए कुछ थोड़ा सा एक मतलब डर एक आता है। लेकिन मैंने ना ये जो मेथड यहाँ पे डिवाइस किया है, मैंने खुद इस टाइप का, हम बोलते हैं कि एक ट्रायल एंड एरर करते हैं हम ना, तो ये 4-5 साल पहले मैंने ये मेथड निकाला है या इन्वेंट किया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, और ये वन ऑफ द बेस्ट वेज है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यही एक है, ऐसा नहीं है, देयर माइट बी एन नंबर ऑफ वेज, लेकिन ये एक वे है। एंड ये मैंने मतलब काफ़ी आप स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करके निकाला है। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि चलो पढ़ाई करो और लिखो, तो फिर ना बहुत बच्चे ऐसा मतलब एक्सक्यूज़ देते हैं कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। ठीक है, हमारी पढ़ाई नहीं हुई है तो हम बाद में पहले पढ़ेंगे, बाद में आंसर लिखेंगे। तो मुझे पता चला कि स्टूडेंट ये चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, थोड़ा पोस्टपोन करते हैं। तो क्या किया जाए? देखो, एमसीक्यू तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे सामने 5 ऑप्शन होते हैं, तो हम उसमें से कोई टिक कर लेंगे। दैट प्रैक्टिस वी आर ऑलरेडी डूइंग सिंस मंथ्स, तो वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आंसर लिखने की बात आती है तो फिर बहुत सारे लोग वो करते नहीं है, तो फिर वो टालते हैं, बाद में पोस्टपोन करते रहते। तो मैंने एक मेथड किया है, मैं आपको वो समझाऊंगा। चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक प्लान है। ठीक है, आज इसका पहला क्लास है, आज 8:15 बजे, जिसमें हम एक जनरल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जितने सारे क्लासेस है वहाँ पर हम एक्चुअल पेपर का डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको आरबीआई के 3 एक्स ऑफिसर्स पढ़ाने वाले हैं। एक मैं हूँ, उसके बाद चक्षु सर है जिनका सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक आया है, और डॉक्टर शर्मा सर है। डॉक्टर शर्मा सर ने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में आईआईटी कानपुर से। अभी नहीं, उस टाइम पे सर रीजनल डायरेक्टर रहे आरबीआई में, जो सीजीएम लेवल होता है। उसके बाद सर ईडी रह चुके हैं नेशनल हाउसिंग बैंक में। और सर एट प्रेजेंट सर आईएम अहमदाबाद, उसके बाद आईएसबी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है सर से आपको सीखने का। तो यहाँ पर क्या होगा, हम आपको क्वेश्चन पेपर एंड उसके मॉडल आंसर पहले ही देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन पढ़ना है, मॉडल आंसर पूरा पढ़ना है, 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, समझ लेना है। ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं कि भाई समझेगा नहीं ना, ये ना रॉकेट साइंस है, ना इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, ना कोई फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉज है। ये नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट है, तो किसी को भी पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ नोट्स है पहले से आपने बनाए हुए, तो आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। कितना आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, कुछ गैप देना है, 5-6 घंटे का गैप दीजिए, यार आप दूसरे दिन भी लिख सकते हैं। तो वो पेपर आप वहाँ पे बाद में लिखिए। एंड वेन एवर यू आर राइटिंग द एक्चुअल पेपर हियर फॉर मॉक टेस्ट,
देन राइट इन अ एग्जाम लाइक सिचुएशन। यानी कि किसी को मतलब ऐसा डिस्टर्ब करने को मत बोलिए, क्योंकि आपका जो पेपर होता है, ये हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं, 90 मिनट्स का टाइम होता है, तो 90 मिनट्स का टाइमर लगाइए और बहुत सिंसियरिटी से, अटमोस्ट सिंसियरिटी से आपको पेपर देना है। अभी क्या है, अभी आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मेरी पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा कि जीरो प्रिपरेशन लेवल पे। वैसा तो कोई जीरो प्रिपरेशन लेवल पे है नहीं, सब कुछ सब लोग आप 40-50% के आसपास है, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई की है, इसीलिए तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये आपको आंसर दिया जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं आए तो गूगल का यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, जेमिनी, जो भी अवेलेबल टूल्स है, कुछ बुक्स रेफर करेंगे, और एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से थोड़ा सा याद रखने के बाद कुछ थोड़ा सा रट्टा लगाना है, कुछ मेमोराइज करना है, फिर 2-4 घंटे जाने दीजिए। देन ट्राई टू राइट द आंसर। देन यू विल रियलाइज कि भाई ये जो पेपर है मैंने अभी 5-6 घंटे पहले पढ़ा था, बट नाउ आफ्टर 4-5 आवर्स आई एम नॉट एबल टू राइट। लेकिन स्टिल आपको लिखना है। 90 मिनट्स आपको चेयर और टेबल से हिलना नहीं है बिल्कुल भी। जितना आपको आता है, जैसा आता है, लिखना है। क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। फिर आप पेपर सबमिट करेंगे, फिर आपको इवेल्यूशन करके मिलेगा, आप फीडबैक पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें अच्छी होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी, कुछ सजेशन होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे, फिर आप उसके ऊपर काम करेंगे। फिर आपको समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर नेक्स्ट पेपर को आप ऐसा ही करेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा, फिर आंसर्स आएंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर वैल्यूएडिशन करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या क्या मिस्टेक मैंने की थी, फिर उसके बाद आप फिर से लिखेंगे। ये आपको 15 टाइम्स करना है। 15 टाइम्स मतलब 5 बार ESI के लिए, 5 बार फाइनेंस के लिए, 5 बार इंग्लिश के लिए। तो एक बार आप पढ़ेंगे खुद, करेक्ट, उसके बाद सेकंड टाइम यू विल राइट, एंड व्हेन यू राइट देन आल्सो यू विल रीड, एंड थर्ड टाइम वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। तो ये 15 पेपर थ्रू हम पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे, करेक्ट। यानी कि आपने ये पूरा लिखा है खुद, तो जब एग्जाम में पेपर आएगा यू हैव ऑलरेडी रिटन सच पेपर्स 15 टाइम, सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन। और मुझे याद है पिछले 2-3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जब फेज 2 का रिजल्ट आता है और कैंडिडेट मुझे फ़ोन करता है और जो बोलता है सर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, तो मेरा पहला क्वेश्चन उनको होता है कि आपने कितने पेपर लिखे थे। एंड मैक्सिमम टाइम ऐसा रिप्लाई आता है कि सर मुझे टाइम ही नहीं मिला, सर मैंने पहले सोचा मैं पढ़ाई करूंगा, या मैंने सिर्फ एक पेपर लिखा। अगर आप 15 के 15 पेपर सिंसियरिटी से लिखेंगे, आप 15 के 15 क्लासेस करेंगे, तो आपका बहुत हाई चांस हो जाएगा आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। और आपको भी पता है, आपको भी पता है भाई ये करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टिल इतना समझाने के बावजूद भी बहुत लोग नहीं करेंगे, ये भी मुझे पता है। क्योंकि ना ये दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ वेरी बोरिंग। ये जो काम है ये बहुत बोरिंग काम है, इट इज़ वेरी पेनफुल कि भाई पढ़ना, याद रखना, फिर बैठना 1.5 घंटे और लिखना। लेकिन अगर आपको आगे कुछ हासिल करना है तो भाई ये पेन है, ये बोरिंग सा काम है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बाउंड्री पे कॉल आ गया तो नहीं चलेगा, आपको अच्छा मार्जिन लेके कॉल है। उसके बाद ये तो आपका डिस्क्रिप्टिव का हुआ, इसके बाद आपको ये 5 पेपर के साथ आपको उसके ESI के और FM के वो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, MCQ वाले, ठीक है। MCQ वाले मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, और उसके बाद फिर एडिशनल 5-5 भी, यानी कि यहाँ पे ये 5 ये टेस्ट है, इसके साथ 5-5 ESI के और 5 फाइनेंस के मिलेंगे। उसके बाद एडिशनल भी हमने यहाँ पे प्लान किया है, यानी कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए। और आपका जो मटेरियल होगा ना वो लिमिटेड रखना है, अदरवाइज मैंने देखा है कि कहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, वहाँ से पढ़े, तो ये बहुत आपका ओवरवेल्म नहीं हो जाना है कि यार क्या क्या पढ़े। देखो रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे क्वेश्चन होंगे इसमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन वो कवर किए हैं। इसके अलावा आपको जो नॉर्मल जो कंटेंट मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे का समरी मिलेगा, उसके MCQs है, RBI का एनुअल रिपोर्ट है उसका समरी, उसका MCQs है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस होता है, उसके बाद बाकी भी जो सर्कुलर्स होते हैं, उसके बाद PIB है, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारा कवर किया है। तो आपको अभी ये क्वेश्चन पूछते नहीं फिरना है भाई यहाँ वहाँ की कहाँ से पढ़ूँ कहाँ से पढ़ूँ, ऐसा नहीं। आपके सामने कंटेंट है, पहले आपको ये करना ही करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप खुद को बोल दीजिए कि भाई यहाँ पे आगे फिर जाना मुश्किल है, ठीक है, आगे जाना मुश्किल है। क्योंकि ये जो 955 जो लोग हैं इसमें से 500-600 लोग तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, 50%। और जो UPSC वाले वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको तो आदत है बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने की। अभी उनका ऐसे का पेपर हो गया, आपने देखा होगा 1000 वर्ड के ऐसे है,
और यहाँ पे 400 500 600 तक लिखना है, तो उनको तो आदत है। लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे, आप देखो आपके दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन जब तक आप वो लिखने नहीं आएंगे पेपर पे, तब आपको समझेगा नहीं कि यार मुझे मेरे जो थॉट्स है वो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो हम आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क भी बताएंगे कि कैसे करना है। इसीलिए ये डिस्कशन जो क्लासेस है वो आपका पेपर लिखने के बाद है। अगर आप अब देखो, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे यार चलो पेपर हम नहीं लिखते, हम आंसर पढ़ लेंगे और डिस्कशन में आ जाएंगे और एग्जाम में लिख लेंगे। ऐसा करेंगे तो दैट इज द वर्स्ट स्ट्रेटेजी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं आपके जो सामने बैठा हूँ, मेरी सबसे जो पहली बैच थी वो 2013 के स्टूडेंट्स है मेरे, वो अभी आरबीआई में डीजीएम बनने वाले हैं। अभी अगले साल वो डीजीएम बनेंगे। तो आप देखो, तब से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मुझे क्लियर कट पता है किस टाइप के स्टूडेंट्स है कि जो आगे जाएंगे और किस टाइप के नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपको भी समझ में आया होगा कि यार हमने तो ऐसा ही सोचा, यार सर ने हमारे मन का आइडेंटिफाई किया है। तो ये बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो इसलिए आपके लिए प्लान बनाया है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे कि सर मुझे आंसर नहीं पता। आपको आंसर पहले ही दिया जाएगा। आप गूगल का यूज़ करो, चैट जीपीटी करो, जेमिनी करो, कुछ भी करो, पढ़ो, लेकिन आपको पेपर लिखना ही पड़ेगा। जब आप लिखेंगे तब आपको देखना नहीं है, तब एज एग्जाम में जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिखना है। ठीक है, आज इसका क्लास है, ये पहला स्ट्रैटेजी वाला क्लास होगा। इसमें आपके जितने सारे डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूंगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी डाउट आपके मन में रखना नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। उसके बाद एक्शन मोड है। ठीक है, जब तक आप एक्शन मोड में नहीं जाएंगे, सिर्फ सोचेंगे मैं ऐसा करूं वैसा करूं, तो बिल्कुल नहीं होगा। कंटेंट आपके पास है, दुनिया में कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल। लेकिन वो जब कब पढ़ेंगे, कब उसको याद रखेंगे। अभी मैंने कल के क्लास में मैं एग्जांपल दिया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम लिखी है, 400 वर्ड लिखी है। क्या लिखेंगे आप? पहले आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर उसकी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, पहले रट्टा लगाना पड़ेगा, फिर लिख के देखना पड़ेगा कि भाई आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते 400 वर्ड पे। तो वो लिखना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं बार बार आपको इस पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ। आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज़ द वन ऑफ द वेज। ये एक वे है जो हम फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको कोई दूसरा वे लगता है अच्छा, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होने वाला। डिस्क्रिप्टिव का वेटेज 2/3 है और यहाँ पे आपको अच्छे मार्जिन से पास होना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। अदरवाइज फिर सिर्फ इंटरव्यू का कॉल आके फिर वापस आने में वो दर्द ज़्यादा है। प्रीलिम में पास हो गए तो एक्स अगर लगता है, बुरा लगता है, तो फेज 2 में फेल हो गया आप तो 2x बुरा लगेगा, और उसके बाद इंटरव्यू से वापस आ जाएंगे तो 4x बुरा लगेगा। तो वहाँ से वापस आना इट इज़ मच पेनफुल। तो इसलिए मैं यहाँ पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ। आप देखिए, आज है, इसका लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, आप ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो ये फॉलो कीजिए, अदरवाइज मार्केट में कोई भी फॉलो कीजिए। लेकिन अभी इस टाइम पे सेल्फ स्टडी करने का ट्राई मत कीजिए। कोई ना कोई चाहिए आपको गाइड करने वाला, मेंटर करने वाला, आपको मिस्टेक दिखाने वाला, सजेशन बताने वाला। और जब भी आपको, अभी देखो इतने सारे लाइव क्लास है, आप कभी भी आ जाएंगे, वो टीचर को क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ये फॉलो करना है आपका, फिर इंटरव्यू का कॉल आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।